Hello everyone, welcoming you all today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 3rd, that is Company Final Accounts. This chapter carries 11 marks in the board examination. So इसके लिए आपको फॉर्मेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It is given in the textbook itself in page number 126 and 131 around. आप देख लेना. फॉर्मेट आपको कंपल्सरी लर्न करना है, मतलब करना है. फुल फॉर्मेट यू गॉट टू राइट डाउन और उसमें फिर आपको फिलअप करना है. आफ्टर द फॉर्मेट कंटेंट्स दिए कि इस हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है सब कुछ टेक्स्ट बुक में देके रखा हुआ है. इवन आई एम अटैचिंग द वीडियोस, उसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया है क्या क्या है और क्या नहीं है, बट आपको लर्न यहाँ पे करना पड़ेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्मेट दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इट मींस सेल्स. उसमें ऐड करना है मुझे अदर इनकम जो भी आती है, दोनों को प्लस करेंगे वी गेट टोटल रेवेन्यू. वी गेट टोटल रेवेन्यू. Then expenses, purchase, change in stock, direct expense, change in stock मतलब opening stock minus closing stock. Direct expense का मतलब wages, railway fare जो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं direct expense. Employee benefit expense मतलब salary, provident fund वो यहाँ पे लिखते हैं. आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है कंटेंट्स, जैसे मैं गो थ्रू कर लेता. फिनांस कॉस्ट कोई भी टाइप का एक्सपेंस इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ करना एंड बाकी कोई भी एक्सपेंस हम लिखेंगे तो इन सब एक्सपेंस को प्लस कर दे विल गेट टोटल एक्सपेंस. टोटल इनकम में से एक्सपेंस को लेस करेंगे विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से टैक्स माइनस करेंगे विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे जो भी है वो ट्रांसफर यहाँ पे होगा प्रोविजन के अंदर. शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पे प्रोविजन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन आफ्टर टैक्स. ओके एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ट्रांसफर कर देंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस में. ओके आते फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में ये भी जैसे इंटरलिंक ही होता है. ओके तो पहला है मेरा शेयर होल्डर्स फंड. पहला है मेरा शेयर होल्डर्स फंड. उसके बाद है मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज. उसके बाद है मेरी करंट लायबिलिटीज. दिस इज द मेन हेडिंग. सो शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. दिस इज ऑल माय लायबिलिटी साइड. जैसा दिया है जिस लाइन पे दिया है जैसे फॉर्मेटिंग में दिया हमें वर्ड टू वर्ड वैसा लिख देना है. उसके अंदर कंटेंट्स आते हैं तो विल राइट द फिगर, नहीं आता तो विल पुट अ टेक्स्ट. लेकिन कंटेंट्स फॉर्मेट जैसा दिया है वैसा का वैसा ही लिखना है. So on asset side, first is my non-current assets. In that आता है fixed assets, tangible and tangible, then non-current investments, then long-term loans advances, other non-current assets. उसके बाद आता है मेरा current assets. उसमें आता है current investment, inventories मतलब कि stock, closing stock, trade receivables मतलब debtors and bill receivable, cash and cash equivalent मतलब cash balance, bank balance, short-term loans advances and other current assets. तो इसको प्लस करेंगे, दोनों रूल यहाँ पे सेम यहाँ पे आ जाना चाहिए. ओके सो टेक्स्ट बुक में देयर आर ओनली टू सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल. सर मैं फिगर्स पुट अप करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं. सो हियर इट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 42,000. as you can see closing stock is given 40. closing stock मतलब inventories, so it is given 42,000. changing stock मतलब opening minus closing होता है, so minus 42,000. ठीक है. उसके बाद provision for tax वो तो लास्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा. एडजस्टमेंट्स एट प्रेजेंट तो सॉल्व हो चुके हैं. ट्रांसफर करते हैं इक्विटी से कैपिटल 2,40,000. तो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी से 2,40,000. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस वन सेकेंड में जाकर ट्रांसफर यहाँ पे कर देना है. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस के अंदर ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट इज गिवन 24,000. परचेज 4,26,000. परचेज 4,26,000. 10% डिबेंचर्स ट्रांसफर कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर.
डिबेंचर्स कितना अमाउंट है 1,20,000 sales 9,60,000 this is my sales 9,60,000 software 1,20,000 intangible assets software 1,20,000 wages 24,000 direct expense wages 24,000 debenture interest 12,000 finance cost debenture interest 12,000 salary 3 lakh employee benefit expense में salary 3 lakh bank overdraft 14,400 short term borrowings bank overdraft 14,400 land building 2,28,000 fixed assets land building कितना है 2,28,000 2,28,000 opening stock 36,000 opening stock 36 minus 42 तो 6,000 माइनस में discount received 15,600 other income में 15,600 debtors 1,80,000 trade receivables में debtors 1,80,000 ओके क्लोज करते हैं 960 975 9,75,600 ओके एक्सपेंसेस की अमाउंट को अगर बाहर निकालते हैं विल गेट 7,80,000 9,75,000 में 7,80,000 माइनस करते हैं विल गेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,95,600 टैक्स कितना दिया हुआ आपको 50% टैक्स सो 97,800 टैक्स तो बाकी आफ्टर टैक्स 97,800 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT 97,800 और provision for tax short term provision for tax 97,800 ओके इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख देते हैं 3,37,800 3,37,800 1,20,000 ये टोटल बाहर लिख देते हैं डैश डैश 1,20,000 14,400 plus 97,800 1,12,200 ओके तीन मेन हेडिंग है तीनों दिन के बाहर आपको अमाउंट्स मिल गए सबको प्लस करते हैं फिर गेट टोटल ऑफ 5,70,000 सेम ओवर ईयर नॉन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है प्लस करके बाहर 3,48,000 ओके 1,80,000 प्लस ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है टोटल 2,22,000 सो आगे आई ऑल्सो 5,70,000 आप चेक कर सकते हो दोनों साइड टैली है ओके सो दिस टाइप ऑफ सम्स आर ओनली गोइंग टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 11 मार्क्स आई डोंट थिंक सो इससे इजी भी कुछ हो सकता है बट इजी तभी फील होगा व्हेन यू विल बी लर्निंग द फॉर्मेट परफेक्टली देख लिया आपने फॉर्मेट लिख के रेडी रखा था सिर्फ मुझे सजाना था सम को बस और
मुझे कुछ भी नहीं करना है इस सम के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर का मतलब है पहले फॉर्मेट आपको लर्न करके लिख देना। सो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इटसेल्फ बहुत ही क्लियर लॉजिक आपके लिए अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले आप लास्ट वाला सेक्शन ही स्टार्ट करें। इफ यू फॉलो माय एडवाइस देन इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो ये प्रिफर करता हूं जल्दी से बड़े बड़े मार्क्स जल्दी गेन कर लो। सो सबसे पहले मैं कंपनी का सेक्शन पेपर का सेक्शन एफ लास्ट सेक्शन ही पहले अप्लाई करूंगा। ओके, क्यों? इसका रीजन है 11 मार्क के 2 सम है। पहला समय पार्टनरशिप वाले अकाउंट्स एक बार सारे एडजस्टमेंट्स गो थ्रू कर लूंगा। सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लेने के बाद आई विल स्टार्ट द सम ऑफ पार्टनरशिप वाले अकाउंट्स। सम पूरा सॉल्व कर लूंगा, एडजस्टमेंट सारे कर लूंगा। ट्रांसफर कर लेने के बाद सम को टैली नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा कंपनी वाले अकाउंट्स। फॉर्मेट लिख दूंगा सम को पढ़े बिना, या सम को पढ़ के एक बार फॉर्मेट लिख दूंगा, फिर मुझे फिलअप करना है। ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, इजी है, टैली करना। टैली हो गया, 11 मार्क यहीं पे उठा लिया मैंने। वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स अगर मैं टैली नहीं भी किया, पूरा सम अगर सही किया है ना, देन यू विल गेट मिनिमम 9 और 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। तो मैंने 11 और 9 20 मार्क उठा लिए, ठीक है, विथिन हाफ एन आवर। आई कैन से हाफ एन आवर के अंदर आपके दोनों सम हो जाने चाहिए। एक सम विद टैली, सेकेंड सम डोंट टैली। देन यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन ई, जहां पे एडमिशन, रिटायरमेंट और सैक लेवल पूछे जाते हैं। 8 मार्क के 1 सेकेंड 3 सम्स हैं, वो आप आराम से सम कर और टैली करते हो। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेपर करते हो, सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करते हो, तो इट इज सो मच इजियर फॉर यू पीपल। ओके, सो आप देख लीजिए आराम से। आई होप सो इट इज क्वाइट विजिबल ऑल्सो। आप देख सकते हो फिगर्स एंड एवरीथिंग। A close view of it I am giving it to you. A close view of profit and loss account is being given so that आप इसको इजीली लिख सके। There is a liability part. जहां नहीं है वहां पर डैश किया हुआ है मैंने। ट्रेड पेएबल्स अदर करंट लायबिलिटीज में डैश कर देना। ओके, टोटल एंड दिस इज द एसेट्स पार्ट। आई होप सो इससे इजी 12th चैनल में कोई भी चैप्टर नहीं होगा अभी तक। इसके बाद भी और भी इजी चैप्टर है पार्ट 2 में। सो नाउ विल बी सॉल्विंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। That is question number 10. Following is the charge as path limited as on 31/3/17. From the above information, paper finalized with the company for the year ending on 31/3/17 as per Schedule 3 of Company Act 013. Notes should be to the accounts are not required. वैसे भी हमने notes लिखा नहीं है। No adjustments. Transfer करना है। Sales दिया है 11,25,000. Sales. That's question number 10. 11,25,000 सेल्स देके रखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया हुआ है, सीधा देखे रखा है 1,95,000। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इससे इसी तो और क्या हो सकता है। 1,95,000 इन्वेंट्रीज 165 इन्वेंट्री देके रखा है, तो सीधा एसेट्स में 165। फाइनेंस कॉस्ट 26,250, फाइनेंस कॉस्ट 26,250। सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 12 लाख, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 12 लाख। ट्रेड पेबल्स 90,000, ट्रेड पेबल्स 90,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, शेयर कैपिटल इक्विटी 7,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 60, ट्रेड रिसीवेबल 60,000।
अदर इनकम 30,000, अदर इनकम 30,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000, 5,25,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 90,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000, depreciation 33,750, depreciation 33,750, cost of goods sold 6 lakh, मतलब you can say purchase ये दोनों को मिला के that is 6 lakh. Okay, cost of goods sold मतलब opening stock plus purchase minus closing stock, that is our cost of goods sold. वो पूरा इधर में आ गया 6 lakh. उसके बाद non-current investments 2,10,000, non-current investments 2,10,000, so 11,25,000, so 11,55,000. Okay, expenses को प्लस करे, जो नहीं है उसको डैश करे. Okay, expense को प्लस किया, we got 8,55,000, तो 3 लाख बचा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ नहीं है. ओके, सो ये बिफोर टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो आफ्टर टैक्स में 3 लाख हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं 3 लाख, 10 लाख 50, 11 लाख 10,000, डैश 5,25,000, dash 90,000, 11 lakh 10, 5,25,000, 90,000, 17,25,000 total. Dash 12 lakh 2 lakh, 14 lakh 10,000, 165 plus 60 plus 90, 3,15,000. जहां नहीं है फिगर वहां पर डैश कर देना. टोटल 17,25,000. आई होप सो वी हैवंट टेकन मोर देन 2 मिनट्स. अगर फॉर्मेट लिख के रेडी रखा है तो 2-3 मिनट से ऊपर की जरूरत नहीं है सबको सॉल्व करने के लिए. अगर फॉर्मेट रेडी है तो एज पर माई कैलकुलेशन, अगर आपको अच्छे से पूरा फॉर्मेट याद है, तो आई डोंट थिंक फॉर्मेट लिखने में आपको 3-4 मिनट से ऊपर चाहिए होगा. ओके, हार्डली 5 मिनट. आप 5 मिनट में फॉर्मेट लिखे और 2 या 3 मिनट में फटाफट खत्म, तो आई थिंक 8 मिनट के अंदर आपने 11 मार्क गेन कर लिया. अगर कैलकुलेशन की बेस पे काम करते हो तो विद इन 8 मिनट्स आपने 11 मार्क गेन यहाँ पे कर लिया है. सो एज पर मी, अगर आप चलते हो तो वेरी 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 गुड. अच्छा जाएगा आपका पेपर, दी बेस्ट जाएगा. इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में लास्ट के 2 है जो आपको सॉल्व करने हैं, इस तरीके से ही है. ओके, मतलब टोटल ओनली 4 सम्स आर देयर फ्रॉम टेक्स्ट बुक इटसेल्फ जो आपको सॉल्व करना है. ऑलमोस्ट इसके बाद तो कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, सो विद दिस आई कंप्लीट माय चैप्टर. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी learning chapter number 4, analysis of financial statement. Okay, there are 2 types of analysis, 2 ways in which we have to learn the analysis. One is comparative study, one is common size statement. ठीक है, तो क्या है ये comparative study, क्या है ये common size statement, we will be learning in the next lecture. I am giving you a close view of this particular sum so that you can write it down properly. That's question number 10. Profit and loss account is given. No tax is given, so before tax and after tax will be the same. Then balance sheet liability side, as you can see. The most easiest chapter till now in accountancy of standard 12. I think आप भी इसको agree करोगे. This is the asset side. Both sides must tally.
I hope so chapter is very much clear to you. So thanks for the support and coordination. Stay home, stay safe and keep learning, keep practicing this chapter so that आप भूल नहीं जाए, कोई भी कंटेंट्स ऊपर नीचे आपसे ना हो जाए. Chapter number 3, company final accounts, illustration number 10. Now as you all know about the format and I hope so कि आपने format learn करके रखा है. So based on that, let us solve illustration number 10. Following balance sheets are extracted from books of Star Limited. Prepare balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013 as at 31/3/2017. Okay, पहला दिया accrued commission. Okay, यह आएगा other current assets के अंदर कमीशन मिलना बाकी है. लैंड बिल्डिंग यह आएगा नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स में. इक्विटी शेयर कैपिटल यह आएगा शेयर कैपिटल के अंदर. बैंक बैलेंस यह आएगा एसेट्स में, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. पहले से हमें फॉर्मेट लिख के रख देना है, यू नो इट वेरी वेल. क्लोजिंग स्टॉक यह आएगा इन्वेंटरीज में. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लायबिलिटीज में. क्रेडिटर्स यह आएगा ट्रेड पेएबल्स में, करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है. डेटर्स यह आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स के अंदर जो है. 10% डिबेंचर्स यह आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो नॉन करंट लायबिलिटीज में है. डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट यह आएगा एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर. कस्टम डिपॉजिट्स यह आएगा लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर एसेट्स में. इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेट्स, आप देख सकते हो. कस्टम डिपॉजिट बाद में दिखाता हूँ. ग्रेचुइटी फंड यह आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में. ओके, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स यह आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर. कस्टम डिपॉजिट, ग्रेचुइटी फंड, लेट अस सी उन्होंने कहाँ मेंशन किया है. ग्रेचुइटी फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ही कन्वर्ट करना है. फॉर्मेट एक बार देख लेना. ओके, एंड प्रोविजंस फॉर टैक्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. एंड कस्टम डिपॉजिट जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर. ओके, सो विद दिस आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है एज यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11, आपको क्या कहा गया है कि आपको उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है. कौन सा कहाँ पे आएगा दैट दिस तो यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल. सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेशियोड अदर इनकम, इनकम फ्रॉम स्क्रैप दैट इज ऑल्सो अदर इनकम. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन उसके अंदर. टेलीग्राम एंड पोस्टेज ये अदर एक्सपेंस के अंदर डाल दोगे. इंटरेस्ट ऑन लोन फिनांस कॉस्ट में. बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर. बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस में डाल देना. सेल्स एक्सपेंस भी आप अदर एक्सपेंस में क्लासीफाई आप कर सकते हो. ओके, सो विद दिस इलस्ट्रेशन नंबर 12, आई होप कि ये लास्ट इलस्ट्रेशन है शायद. लेट अस सी. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है सिर्फ मुझे यहाँ पे. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस के अंदर पहला वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो. चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे के रखा है. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय सैलरी एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज. सेल्स रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है. इंटरेस्ट पेड फिनांस कॉस्ट के अंदर. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस ऑफिस अदर एक्सपेंस पर डाल दोगे. डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के अंदर. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अदर इनकम के अंदर. एंड प्रोविजन फॉर टैक्स जो लास्ट में आता है, प्रोविजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से 50% टैक्स माइनस करके फिर वॉट एवर द अमाउंट रिमेन्स उस पर से मुझे यहाँ पर टैक्स माइनस यहाँ पे कर देना है. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है. ओके, एज पर शेड्यूल थे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फॉर्मेट पहले से आपको लिख देना है, यू नो इट वेरी वेल. फॉर्मेट लिख देने के बाद यू गॉट टू स्टार्ट टू सॉल्व द सम. तो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस अदर एक्सपेंस के अंदर. सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर. परचेज दिया हुआ ही है. ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक के अंदर लिख देना. ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना, नीचे दिया हुआ है.
डिबेंचर इंटरेस्ट फिनांस कॉस्ट के अंदर डाल देना, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर इनकम के अंदर, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट में जो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है, सो दैट यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैन चेक इट. इलस्ट्रेशन नंबर 14. इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स के अंदर जाएगा. इन्वेंट्रीज के अंदर फिक्स एसेट टेंजिबल आपको देखिए रखा हुआ है 5000 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच, तो ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर. सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटीज में, फिनांस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेड पेबल्स लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज में आता है. हेडिंग देखिए रखिए, सब हेडिंग्स दिया है, सिर्फ उनके सामने आपको अमाउंट लिखनी है. पहले फॉर्मेट लिख देना, फिर सीधा उसके बाद अमाउंट ही लिखना उसमें, बस और कुछ नहीं है. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट्स के अंदर. एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है 2 लाख मिला है, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 माइनस कर दिया, 1,20,000 मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये 1,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और ये 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा. आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखा हुआ 80,000. तो लायबिलिटीज इस तरीके से टैली एंड सेम विद एसेट्स टैली हो जाएगा. ओके, सो विद दिस एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज. इसमें भी वो सम से सॉल्व करें जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दे के रखा हो. ओनली बैलेंस शीट दिया हो तो भी कर लेना, प्रॉफिट लॉस विद बैलेंस शीट दिया तो भी कर लेना. दिस चैप्टर गेट्स 11 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता है, समझ में अगर आपको आता है तो. ठीक है, अकाउंट्स में पास करना बहुत ही ईजी है. आई होप सो. इफ़ यू फोकस ऑन मेन चैप्टर्स, ठीक है, तो यू कैन ईजीली स्कोर मोर देन 60. सिर्फ मैं पास होने की बात कर रहा हूँ, 60 से नीचे तो कभी मार्क्स आने ही नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिकॉज आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट वही पूछने वाले होते हैं और वही है, जैसे ये फॉर्मेट है. ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 4. लेट अस सी, वही है ना चैप्टर नंबर 4, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. यस, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये भी इतना इजी चैप्टर है. सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नॉलेज आपको चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो अकाउंट्स इज डैम इजी. सेकेंड पार्ट, लिविंग द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर थोड़ी सी एंट्रीज होती है. देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर्स आर बेसिकली डिपेंड अपॉन फार्मूला एंड फॉर्मेट्स. तो आप लर्न करते हुए चलेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू पीपल. सो विद अ पॉजिटिव नोट कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है, आपने फॉर्मेट 3 बार लिख के लर्न बाय हार्ट कर लिया है. ओके, एवरी वीक इस फॉर्मेट को, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को एक बार रोज मतलब हर संडे को वंस रिकॉर्ड कर लिख लेना. ओके, और चेक करते रहना कि आपका परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा. प्रोसेस कंटिन्यू रखोगे टिल बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 11 मार्क्स पक्के हो जाएंगे. Thank you. We'll meet for the next lecture with a new chapter that is called Analysis of Financial Statements. Till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day.